नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब है, जिस वजह से बढ़ती बेरोजगारी ऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारियों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। लॉकडाउन की वजह से वेतन कटौती, छटनी और बिना वेतन के छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारी अब प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल रहे हैं। नौकरियों में आ रही कमी और रोजगार पैदा होने की धीमी गति की वजह से कर्मचारियों की ओर से पीएफ निकालने की रफ्तार तेज हो गई है, जो सीधे देश की खराब आर्थिक हालात की ओर इशारा करते हैं। लेकिन सरकार इस पर चुप है और कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब नहीं दिया जाता। रामराज लाने की बात कही जाती है, लेकिन अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करने वालों के लिए प्रोविडेंट फंड एक गुल्लक की तरह होता है। इमरजेंसी आने पर ही गुल्लक फोड़ा जाता है। उसी तरह जब कमाई के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला जाता है। ये जनता के लिए एकमात्र सहारा होता है और इसी के भरोसे वो आगे की जिंदगी का खाका तैयार करता है। पिछले 3 महीनों के अंदर करीब 80 लाख लोगों ने पीएफ से 30,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। क्या है इसके मायने, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना महामारी ने देश की आर्थिक स्थिति को झकझोर कर रख दिया है। कंपनियां बंद हो रही हैं, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इन्हीं सब को ध्यान में रखकर राहुल गांधी ने अखबार की एक रिपोर्ट का सहारा लेते हुए ट्वीट किया और अपनी चिंता का इजहार किया। राहुल गांधी ने आम जनता की आवाज उठाई, कहा नौकरी चली गई, जमा पूंजी गायब, फिर भी हसीन सपने। राहुल के बयान के समर्थन में कुछ आए तो कुछ विरोध में। बीजेपी ने सीधे सीधे राहुल के सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि इधर उधर की बात ही उठाती रही। अगर राहुल गांधी जनता के संदेश का संज्ञान नहीं लेना चाह रहे या उससे कुछ सीखने को तैयार नहीं है, तो ये उनके ऊपर है। उनको तय करना है कि आखिर क्या वजह। अपनी पार्टी में काम करें। मैं समझ रहा हूं कि कल से डिनैग्रेशन कैंपेन शुरू हो जाएगा राहुल जी के खिलाफ। यहां तो मुश्किल ये है कि देश के ताजा हालात के बारे में बोलो। जो मुश्किल संदर्भ है, चाहे सरहद हो या हमारी हदों में, कोरोना हो या अर्थव्यवस्था हो, लेकिन एक ऑर्केस्ट्रा टीम काम कर रही है ऑल इज वेल की। वो कैप्सूल जो लेने से इनकार करे वो देश का गद्दार है। कमाल है साहब। बहरहाल ईपीएफओ के मुताबिक अप्रैल से जून के बीच कुल मिलाकर करीब 80 लाख लोगों ने 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अपने पीएफ खातों से निकाली है। ईपीएफओ ने कहा है कि इनमें से 74% लोग वो थे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए थी। 50,000 से ज्यादा कमाने वालों की गिनती सिर्फ 2% थी इस लिस्ट में। कि पीएफ में से पैसा निकालने का कुछ हद तक अर्थ यही है कि उन व्यक्तियों की नौकरी जा चुकी थी, क्योंकि उनकी जो निरंतर तनख्वाह आती थी वो नहीं आ रही थी। इसीलिए उनको अपनी पीएफ में की गई सेविंग्स का सहारा लेना पड़ा। पिछले वित्त वर्ष में कुल 1.5 करोड़ लोगों ने पीएफ से 72,000 करोड़ रुपए निकाले थे। फिर इस साल 3 ही महीनों में 1 करोड़ लोगों की अर्जियां आ जाना कुछ तो कहता है। जून में लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया, लोगों को काम पर लौटना था, लेकिन जून के ही आखिरी 3 हफ्तों में हर रोज करीब 1 लाख लोग अपने पीएफ का पैसा निकाल रहे थे। किसी की नौकरी चली गई, किसी की तनख्वाह कट गई या किसी ने कोरोना संकट के चक्कर में ही नौकरी छोड़ना बेहतर समझा। ईपीएफ से 30,000 करोड़ रुपए कोरोना के काल में निकाला गया। ये जतलाता है कि लोगों को लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी। लोग जब लॉकडाउन में घर बैठे हुए थे, उस समय उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं थी कि वो अपना खर्च चला पाते। ईपीएफओ से पैसा निकालने की रफ्तार अगर यूं ही चलती रही तो जल्द ही ईपीएफओ ब्याज कटौती का ऐलान कर सकती है। जाहिर है बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और उस पर ब्याज कटौती लोगों के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। पहले आपको बताएं, ईपीएफओ से पैसा निकालना शुभ संकेत नहीं है। ये लोगों की मजबूरी को रेखांकित करता है। ये बताता है कि धड़ल्ले से लोगों की नौकरियां जा रही हैं। आज के मुद्दे पर इसी गंभीर विषय पर बात करेंगे। और सबसे पहला सवाल ये है कि पीएफ से पैसे निकासी क्या कमजोर हो रही है हमारी अर्थव्यवस्था? सवाल नंबर दूसरा कि क्या यहाँ पर रोजगार खत्म हो रहे हैं? सवाल ये भी उठता है कि यहां पर बढ़ती बेरोजगारी, जमा पूंजी गायब, फिर भी हसीन सपने क्यों? और सवाल ये भी कि सरकार क्यों नहीं बताती सच्चाई? और पांचवा सवाल ये भी उठता है कि कैसे मजबूत होगा पीएफ? और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। शिवम, बहुत स्वागत है आपका। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। इसके अलावा राहुल लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है राहुल जी आपका भी। अमन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है अमन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अमन जी, जो ये बताइए, जो 80 लाख लोगों ने पीएफ से पैसे निकाले हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए जी, इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। एक तो जो कुछ कारण आपके जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें दिखाई देते हैं, उसके अलावा कुछ और कारण भी हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं, जैसे कोविड से जो लोग हुए हैं, जिनको कोविड हुआ है या मेडिकल हॉस्पिटल्स में रहे हैं, तो उनको भी वो खर्चे देने ज़रूरी होते हैं। नॉर्मली जो पीएफ और पीपीएफ में पैसा रखते हैं लोग, वो सेविंग्स के तौर पे या तो इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या बच्चे की पढ़ाई या और चीज़ों के लिए इस तरीके से लोग यूज़ करते आए हैं अब तक। पर क्योंकि जो स्थिति रही है उसमें कुछ लोगों ने ऐसा भी देखा गया है कि जिनकी जॉब्स की प्रॉब्लम आ गई या जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी कोरोना के चलते हुए, उन्होंने भी थोड़ा बहुत निकालना शुरू किया है। पर ज़्यादातर मात्रा मेरे विचार में मेडिकल इमरजेंसीज और जो इस टाइप की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको देखते हुए निकाले जाते हैं। जी, यहाँ पर राहुल जी आपका क्या कहना है? क्या वजह मानी जा रही है? क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, इसी वजह से एक लास्ट ऑप्शन बचता है पीएफ। इसी वजह से लोग पीएफ पर अब हाथ डाल रहे हैं और अब उसमें पीएफ निकाल रहे हैं। देखिए दीपाली जी, प्रोविडेंट फंड को कोई भी कर्मचारी कभी भी यूं ही निकालना नहीं चाहेगा। वो उसके एक तरह से रिटायरमेंट के बाद के लिए वो एक पूंजी के रूप में होता है, जिसके माध्यम से वो अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वर्तमान के समय में कम से कम 80 लाख जो आंकड़ा है, वो 80 लाख वो लोग हैं जिनका वर्तमान ही असुरक्षित हो गया है, चाहे जिस भी कारण से हो। देखिए, अमन साहब ने ये चीज़ सही कही कि अभी अधिकांश लोग जो उसमें कारण बता रहे हैं, जो प्रोविडेंट फंड निकालने का कारण, उसका कारण वो मेडिकल बता रहे हैं। ये घोषित कारण तो है, लेकिन अघोषित कारण के पीछे मुख्य कारण क्या है? बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, और दूसरी चीज़ कि जो लोग रोजगार में हैं उनके भी वेतन घटे हैं। तो हर तरफ एक काफ़ी ज़्यादा असुरक्षा का माहौल है यहाँ पे। और इसमें कई सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो 15,000 से नीचे का जिनका इनकम है, उनके पास, यानी कि जो उस तरह की नौकरी कर रहे थे, वो लोग काफ़ी गंभीर आर्थिक संकट में हैं इस समय। तो ये देखिए, हम लोगों को मानना पड़ेगा। देखिए, अभी कोविड के कारण तो हमारे अर्थव्यवस्था में काफ़ी हम लोग निगेटिव हैं, और निगेटिव ग्रोथ रेट अब तो आरबीआई से लेकर तमाम भारत सरकार के अलग अलग संस्थाओं ने भी माना है इसको। लेकिन अगर हम लोग देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की जो हमारी स्थिति रही है, वो कोरोना से पहले भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। हाँ। हम लोग पिछले लगातार अगर हम लोग देखें 2016 से 17 से 18 19, अगर हम लोग हर तिमाही के प्राय अगर हम लोग देखें और हर वर्ष के अगर ग्रोथ रेट को देखते हैं, तो ग्रोथ रेट लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, जो कि अभी वर्तमान में निगेटिव है। तो हम लोग कोरोना से पहले ही पिछले साल से ही चर्चा कर रहे हैं कि देश बेरोजगारी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। तो जब उस सिचुएशन में ये आपातकाल आया है, तो अभी एक तरह से देखिए बेरोजगारी के आंकड़े कितने ज़्यादा गंभीर हैं वो इससे समझ में आते हैं। क्योंकि देखिए, जिन लोगों के अब अचानक से कंपनियों में या तो हटा दिया गया लोगों को, या वेतन कट कर दिए गए, तो वेतन कट करने से भी गंभीर असुरक्षा पैदा हो रहा है लोगों में। तो एक तरह से ये लोगों की वो मजबूरी है जिस कारण से कि एक तरह से अपना वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए लोग भविष्य की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड से संबंधित जो अधिकारी हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये संख्या 80 लाख तो भी घोषित है। आगे के समय में हम लोग देखेंगे ये संख्या 1 करोड़ प्लस सरप्लस पहुंचना आवश्यक है। बिल्कुल शिवम, इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है सरकार? वैसे तो बहुत यहाँ पर बोल रहे हैं कि युवाओं पर ध्यान दिया जाएगा सबका, लेकिन सबको पता है कि इस वक्त बेरोजगारी दर क्या है, और ऊपर से अगर लोग इतनी संख्या में पीएफ निकाल रहे हैं तो स्थितियां गंभीर है। इस पर क्यों नहीं सरकार का ध्यान जा रहा है?
देखिए, जहां तक बात स्थितियां गंभीर होने की है, आपने देखा है कोरोना में किस तरह से इस पूरी दुनिया में क्या हाल रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये कोई एक जिम्मेदारी से भागने वाली बात नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं वो कमजोर जरूर होगी, और ये सिर्फ हिंदुस्तान के साथ नहीं है। अगर हम अक्रॉस द ग्लोब बात करूं तो सबके साथ हालत यही है। लेकिन हाँ, जहां तक बात आपने कहा कि सरकार इसको एड्रेस नहीं करती, सरकार इसको बिल्कुल एड्रेस करती है। धीरे धीरे हम कोरोना से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, साथ साथ हम अनलॉक 2 अनलॉक 3 की तरफ भी जा रहे हैं। पूरा देश खोला जा रहा है, चीजें फिर से ट्रैक पर आ रही हैं। लेकिन हाँ, एक जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि राहुल जी ने कहा कि जो ये घोषित रीजन है वो तो ये हो सकता है कि हम मेडिकल की वजह से निकाल रहे हैं, लेकिन अघोषित रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है। मुझे लगता है कि शायद अघोषित रीजन लोगों ने आकर राहुल जी को कान में बताया होगा कि हमारा अघोषित रीजन ये है कि हमारी नौकरी जा रही है। मतलब है कि व्यक्ति लिख रहा है अपने कागज पर, उसको नहीं मानेंगे। ये जो मानते हैं उसको मनवाने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ अब राहुल जी आप इतने लाल हैं, लेकिन लाल पीले क्यों हो रहे हैं? रुक जाइए ना, अभी स्टार्ट है। तो मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं नौकरियों पर भी इसका फर्क पड़ा है, पड़ेगा, इकोनॉमी पर भी इसका फर्क पड़ा है, पड़ेगा। लेकिन भारतीय सरकार इस समय इस चीज को लेकर कटिबद्ध है कि जिस तरह से चीजें प्रॉब्लमैटिक रही हैं, जब ये देश कोरोना से बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होंगी, हम फिर से ट्रैक पे होंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ठीक है आप ये जो कोरोना की बात करें, लेकिन स्थितियां पहले से ही बिगड़ी हुई हैं, और बेरोजगारी दर का सिर्फ 2020 की नहीं 2019 से आंकड़े ऐसे कह रहे हैं कि स्थितियां खराब होती जा रही है। तो क्या नहीं लगता कि स्ट्रेटेजी नहीं बनाई गई है इसके लिए? मुझे लगता है कि अगर हम पहले की भी बात करें तो पहला भी डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा यूएस चाइना ट्रेड वॉर रहा, उसकी वजह से पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं पर क्या हालत रही। लगातार हमारी रेटिंग्स फ्लक्चुएट करती रही, ऊपर भी गई नीचे भी गई, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स रही। लेकिन उसकी वजह से मॉरलेस इस दुनिया में कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो डेंट नहीं हुई। मैं कोरोना से पहले की अगर बात करूं तो अगर दुनिया की 5-6 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें सबसे बेहतर हिंदुस्तान ही कर रहा था। लेकिन इस बात से बिल्कुल नहीं अलग रहा जा सकता कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर एक देश, हर एक बड़ी अर्थव्यवस्था पर मार पड़ रही है, तो भारत भी इससे अलग नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कोरोना से पहले अगर मैं बात करूं, इस दुनिया में, विश्व में जो 6 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें हिंदुस्तान सबसे बेहतर कर रहा था। जहां तक बात कोरोना के बाद की है और इस पीएफ के इशू की है, मेरा मानना है कि एक मेडिकल इमरजेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। किसी भी परिवार को अगर किसी चीज का डर है कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, तो उनको सबसे ज्यादा पहली प्रायोरिटी यही होती है कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वो चाहे तो प्रोविडेंट फंड हो या फिर उनके पास जो भी सेविंग्स हो उनको रखा जाए इंस्टेंट, ताकि अगर जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, भविष्य में सरकार इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और आगे किसी प्रकार की परेशानी इस देश और देशवासियों को नहीं होगी। बिल्कुल। अजय वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, यहाँ पर राहुल गांधी को हर एक मुद्दा चाहिए, बस यहाँ पर घेरने के लिए सरकार को। स्थितियां जो है कोरोना की सब देख रहे हैं, और उसको लेकर भी लगातार पीएफ फंड जो निकाला जा रहा है उसको लेकर भी राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। देखिए, इस देश के हालात 2014 के बाद इस देश में क्या क्या चीज की बढ़ोतरी हुई है। भाइयों बहनों मित्रों, 21 दिन में इस कोरोना को खत्म कर देंगे, हिंदुस्तान में भगवा देंगे। भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी हर साल हम देंगे। भाइयों बहनों मित्रों, हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना देंगे, 5 ट्रिलियन की वो बना देंगे। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। 5 ट्रिलियन से तो देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज पर 81 करोड़ लोगों को ले आए हैं कि मित्रों अब आपको 5 किलो अनाज मिलेगा इस हिंदुस्तान में, ट्रिलियन भूल जाइए। कोरोना में 21 दिन नहीं, अब आप कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए। 15 लाख हो गए हैं और आने वाले 1 महीने में 30 लाख हो जाएंगे। मौतों का आंकड़ा 35,000 से 70,000 हो जाएगा। ये देश की सारी संस्थाएं कह रही हैं। बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ गई है कि सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है इन 6 सालों में। नौकरियां हमारी, मोदी साहब ने मान लिया है, ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी ने, कि 10 करोड़ नौकरियों पर खतरा नहीं है, बल्कि खत्म हो चुकी। 10 तो ये बता रहे हैं, हम बता रहे हैं 22 करोड़ नौकरियां हैं हिंदुस्तान में। अच्छा, अब आप आ जाइए अर्थव्यवस्था के ऊपर। अर्थव्यवस्था में देश के 2-3 बड़े इंडस्ट्रीज, उद्योगपतियों की पूंजी वो 10वें नंबर से घट पे 5वें नंबर पे आ जाते हैं, और हिंदुस्तान के 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे आश्रित हो जाते हैं। नंबर 4। अब आपको ये बता दूं, मुद्रास्फीति और महंगाई दर, ये तो पता है सबको अजय वर्मा, ये पता है, ये मत बताइए, अब ये मत बताइए। बात पीएफ फंड की हो रही है, इस पर जिक्र करेंगे। खैर आगे मैं आपसे और सवाल लूंगी, क्योंकि सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन लौट रहे हैं। तो
लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पीएफ फंड जिस तरीके से निकाला गया है लगातार, इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को नौकरी किसी की सेफ नहीं है, या फिर यहाँ पर मेडिकल ग्राउंड पर निकाला गया है। क्या वजह है? क्योंकि पीएफ ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी लोग इसे निकालते हैं। राहुल, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी दर तो घट रहा है, ये तो सबको पता है, लेकिन पीएफ फंड को अगर निकालना और इतनी बड़ी संख्या में निकालना, फिर भी सरकार क्यों नहीं मान रही है कि स्थितियाँ ठीक नहीं है? बार बार कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि हाँ वाकई स्थितियाँ खराब हैं ग्राउंड पर। देखिए, ग्राउंड की स्थिति को काफी गंभीर है और सरकार अभी भी हवाई घोषणाएं कर रही है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था, अगर वो पैकेज रियल में एक्टिव होता जमीन पे तो हम लोग कुछ और चीज देखते। लेकिन भारत दुनिया में ऐसा पहला देश रहा जिसने कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यानी आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसीज के अंतर्गत उसके माध्यम से जो मार्केट में लिक्विडिटी जाना था उसको भी उसमें जोड़ दिया गया। 8.5 लाख करोड़ तो उसमें वो राशियां थी। तो जमीन पे चीजें पहुंची कहाँ? जब चीजें जमीन पर नहीं पहुंचेंगे, मैं एक छोटा सा एमएसएमई को लेकर उदाहरण दे रहा हूँ। 3 लाख करोड़ रुपया का उसमें बायलैटरल एक तरह से उसमें लोन देने की बात हुई। खुद ही वित्त मंत्री ने कहा कि भाई इसको लाभ कितने को मिलेगा? 50 लाख एमएसएमई को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों को जाके देख लीजिए, 6 करोड़ एमएसएमई है भारत में, तो बाकी 5.5 लाख का क्या होगा? तो देखिए, जो इस तरह के जो बिल्कुल बेसिक जगह है, जहां से जो रोजगार निर्माण की जगह है भारत में, जहां से भारी मात्रा में रोजगार का सृजन होता है, उसके उत्थान के लिए कोई भी प्रयास जो जमीनी स्तर पे होने चाहिए वो प्रयास नहीं किए गए हैं। देखिए, चीजें लॉन्ग टर्म से अर्थव्यवस्था को लेके, देखिए जब से 2019 में सरकार वापस आई है, इन्होंने पॉलिटिकल निर्णय लिए हैं बड़े बड़े, मैं मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है इन्होंने, लेकिन जो आर्थिक निर्णय बड़े लिए जाने थे, जिसका देश इंतजार कर रहा था, वो आर्थिक निर्णय ना तो पिछले वर्ष हुए, ना तो वो निर्णय अभी हुए। हम लोग केवल ये तर्क दे रहे कि मना लेना कि नहीं, चीन और अमेरिका में ट्रेड वार था, उसमें हम लोग का ग्रोथ रेट बेहतर था, हम तो बड़े इकोनॉमी के देश थे। अब ये देखिए, ये पुराने ढोल पीटने वाले से कोई लाभ नहीं है। उसके बावजूद भी अगर उस पीरियड की भी बात करते हैं दीपाली जी, तो चीन अमेरिका के ट्रेड वार में भी अमेरिका की स्थिति पिछले 50 सालों में रोजगार के मामले में सबसे बेहतर स्थिति थी कोरोना के पहले। तो हम लोग तुलना नहीं कर सकते कि हमारी स्थिति अमेरिका के बराबर थी कि क्या कहानी कहाँ पे थी। हमें अपने योजनाओं में और भारत सरकार को आर्थिक निर्णय लेने की जरूरत है। अब तक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो बड़े क्रांतिकारी निर्णय चाहिए थे, वो निर्णय नहीं लिए गए हैं। इस समय जरूरत है आपको रियल में समाज के निचले तबके को आपको पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल, पैसा देना पड़ेगा। ये सवाल इसी वजह से बिल्कुल यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि आप जब पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि कोरोना के बाद स्थितियां समान हो रही थी, उसके बाद आप लिस्ट देखिए, उनके ट्वीट के नीचे लगातार ये लोग कह रहे थे कि कब नौकरियां आएंगी यहाँ पर, कब हम फॉर्म भर दिए गए हैं, उसका पैसा भी चला गया है, अभी तक एग्जाम नहीं हो रहे हैं। ऐसी ना जाने कितनी लाइनें जहां पर लोग बैठे हुए हैं कि कम से कम उनके एग्जाम आ जाए, रिजल्ट आ जाए, वो भी छोड़ दीजिए। अब मार्केट में उतरेंगे तो मार्केट में भी लोगों के पास पैसा नहीं है। कब आर्थिक स्थितियां मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि राहुल जी ने कहा कि आप ये इस तरह का तर्क नहीं दे सकते कि अगर कोरोना से पहले आपका चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का वॉर था, ट्रेड वॉर था, तो उससे कहीं ना कहीं सिचुएशन जो खराब थी, आप उसका तर्क नहीं दे सकते। मैं तर्क नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो दुनिया की 6 सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, उसमें हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रही थी, ये तथ्य है। अब आप इस तथ्य को जुटलाना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। दूसरा, अभी मुझे पूरा करने देखिए, आप बाकी के आधे घंटे में लड़ लेंगे, लेकिन शुरुआत के आधे घंटे में जनता को भी सुन लेने दीजिए। दूसरा, एक सेकंड, अजय मेहरा जी सर, अरे रुक जाए, राहुल गांधी जी की जगह अजय मेहरा जी है, राहुल लाल जी नहीं है, रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा, मैं लड़ूंगा आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरी कॉफी खत्म नहीं हुई, कम से कम लड़ने तक थोड़ा एनर्जी तो आने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम बात करें, अजय मेहरा जी ने कहा कि रोजगार की जो हालत है, बेरोजगारी का जो हालत है, वो बेहद खराब है। एक चीज बताइए मुझे अजय मेहरा जी, जब आप मध्य प्रदेश में सरकार में आए थे तो वहां पर बेरोजगारों की संख्या 6 लाख थी, जब आप वहां से छोड़कर आए हैं 21 लाख हो गई। आपको वो दिखाई नहीं देता? आपके राज्यों में जो हालात खराब है वो आपको दिखाई नहीं देती? मैं मानता हूं कि ये प्रॉब्लम राष्ट्रव्यापी है, कहीं ना कहीं इस चीज को ओवरकम करने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीजें जब बेहतर होंगी हम इसको अच्छा करेंगे, लेकिन सिर्फ पिन पॉइंट कर भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार पर इस तरह से हमले करना अपने आप में गलत है। दूसरी बात, आपने कहा कि आप इस तरह के तर्क नहीं दे सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर हम 50 लाख एमएसएमईज को भी लोन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीजें जा रही हैं। अगर और एक अजय मेहरा, अभी पैकेज अनाउंस, उनको छोड़ूं, मतलब आप कहते हैं कि कांग्रेस को छोड़ दूं, इतनी रिलेवेंट हो गई है, आप ये कहना चाहते हैं?
तो फिर एक काम करिए, आप वो हाथ वाली ड्रेस पहन लीजिए, मैं आपसे लड़ लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपसे लड़ूं, मैं लड़ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर मनी इन्फ्यूजन की बात है तो हिंदुस्तान की सरकार ने मनी इन्फ्यूजन लगातार किया है, चाहे वो अलग अलग माध्यमों से रहा हो। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं। को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? लोकल फॉर वोकल के नाम पे क्या किया है बता दीजिए। आप कह रहे हैं पापड़ ब्रांड का, भाभी जी पापड़ ब्रांड का प्रचार कर रहे हैं, आप उल्टे कोरोना के नाम पे आप अफवाह। अब आप कहोगे, अब मैं जवाब दे दूं आपको? नहीं, जवाब देने कितनी पीपी किट बनाता था हिंदुस्तान पहले? कितनी पीपी किट बनाता था? जीरो बनाता था ना? कितनी पीपी वेंटिलेटर कितने बनाते थे आप? कितने वेंटिलेटर बनाते थे? आईफोन कितना बनाते थे आप? ये लोकल को लोकल नहीं है तो क्या है? अच्छा, इटालियन सारा ब्रांड आता रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई ठीक नहीं। राहुल लाल जी, मतलब माना कि आप अर्थशास्त्री है, लेकिन तर्क के साथ बात कीजिए ना। तर्क के साथ बात कीजिए। ये क्या राहुल गांधी की तरह बात कर रहे हैं आप? बिना तथ्य के सिर्फ बोलना है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज पीपीई किट हम बनाते हैं, आज वेंटिलेटर हम बनाते हैं, आज पूरी दुनिया को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम देते हैं, और आप कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या इटली से लाए हैं क्या हम पीपीई किट? इटली से लाए हैं, मामा जी के घर से लाए हैं, बताइए कहां से लाए हैं? अरे कमाल की बात है, जीरो बनाते थे, आज हम दिन में 5 लाख बनाते हैं, दिन में 5 लाख आप चलाते हैं, दिन में 5 लाख बनाते हैं, दिन में 5 लाख। एक सेकंड शिवा, 1 मिनट। अमन अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन जी, अब ये यहाँ पर बहस तो बहुत हो रही है, लेकिन स्थिति क्या है अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति, और क्या हम इससे आगे आने वाले दिनों में ओवरकम कर पाएंगे? क्योंकि चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसी भी सेक्टर की बात करें, अगर हम एक मान के चले गोल्ड की भी बात करें, तो गोल्ड के जो भी व्यापारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने सरकार को दिया है, लेकिन हमें अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, मार्केट बिल्कुल खाली है, लॉस में है। तो क्या हम इससे ओवरकम हो पाएंगे? देखिए जी, जो हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस पे पिछले 5-6 महीने से रिसर्च कर रहे हैं, और उस रिसर्च की फाइंडिंग ये रही है कि पिछले जो 3000 साल में अलग अलग पेंडेमिक हुई, वॉर सिचुएशंस हुई, सुनामीज आए, मैन मेड डिज़ास्टर्स हुए, इससे जो डिस्ट्रप्शंस आते हैं इकनॉमी के अंदर, वो देखा गया कि ज़्यादातर डिस्ट्रप्शंस 5 से 6 महीने के अंदर जब वो रिजॉल्व होने लगती है या कम होने लगती है, उसके बाद जो है इकोनॉमिक सिनेरियोज इम्प्रूव करने लगते हैं। हमें इसमें भी उम्मीद है कि 5-4 से, अभी ऑलरेडी 2 महीने से 1 महीने से लॉकडाउन खुल गया है, मेरे को उम्मीद की जाएगी कि अबाउट 4 से 5 महीने के अंदर इकोनॉमी वापस रिबाउंड बैक करेगी, और यही जो IMF और वर्ल्ड बैंक के जो फिगर्स हैं उनमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि वो भी यही कह रहे हैं कि अगले साल जो इकोनॉमी है, मैं वर्ल्ड बैंक में खुद काम किया हूँ आज से 20 साल पहले जी, तो उसमें देखने को मिल रहा है कि जो है वो इकोनॉमीज जो है रिबाउंड होने की उम्मीद है। जहाँ तक आपने 2-3 मुद्दों की बात करी, एक तो जो आपने बात करी, जो पहले आप बात कर रही थी कि जो लिक्विडिटी विड्रॉ की जा रही है, उसमें एक और चीज़ देखने की बात है कि जो बैंक के लोन्स हैं, क्योंकि आज का ज़माना आज से 30 साल पहले से फ़र्क है। पहले जो है लोग लोन नहीं लेते थे, अब बहुत सारा लोन लेते हैं, चाहे वो कार के लिए हो, चाहे वो जो है आपका घर लेने के लिए हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर फाइनेंसिंग करके छोटी छोटी चीज़ें खरीदी जाती हो। तो इसलिए जो है जो लोन लिया हुआ है उसकी भी पेमेंट्स करनी है, और काफ़ी सारी डिसरप्शंस आई हैं, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस पेमेंट नहीं कर पा रही हैं सैलरीज की, और इस वजह से भी उनको विड्रॉल्स करने की जरूरत है। जहाँ तक जॉब्स की बात है, जॉब्स का रीओरिएंटेशन हो रहा है, न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स पैदा हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रीजनरेशन हो रहा है। ये जो लोग लेबर वहाँ से इन बड़े बड़े शहरों से मूव करके छोटे शहरों में वापस गई है, अपने गांव में वापस गई है, जरूरी नहीं है कि सारी वापस आए, बट वो काम तो करेगी ही, नए नए उद्योग वहाँ पे खुलेंगे, चीज़ें होंगी, तो जॉब का रीओरिएंटेशन जो है देखने को मिल रहा है। और ये ऑलरेडी जो CMI का डेटा 2019 में अक्टूबर-नवंबर में आया था, उससे भी हमें देखने को मिलता है कि जो लेबर फोर्स है वो काफ़ी हद तक छोटे छोटे शहरों में वापस शिफ्ट कर रही है, और वहाँ से जो डिमांड है अलग अलग माध्यमों से जनरेट हो रही है। तो ये कहना कि जॉब खत्म हो जाएंगे, अब आपका जो जॉब है जर्नलिस्ट या जो कैमरामैन है उनका भी जॉब रहेगा, कैमरामैन का भी जॉब रहेगा, मेरा भी एज अ प्रोफेसर जॉब रहेगा, रोल चेंज हो जाएंगे, हो सकता है कुछ माध्यम ऑनलाइन हो, हो सकता है कुछ और माध्यम हो, तो न्यू इकोनॉमीज कहते हैं हम इन्हें। अमन जी, मेरा सवाल एक और है इसके साथ कि सबसे ज्यादा यहाँ पर ये बात सामने आई, जो मिडिल क्लास के हैं वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए जी, ये कहना कि सिर्फ मिडिल क्लास सफ़र कर रहा है मेरे विचार में गलत होगा। क्या है कि लीवरेज जो होता है, जिसे हम डेट कहते हैं, मिडिल क्लास ने पिछले 15 से 20 साल में काफ़ी ज़्यादा उठा ली है,
और उसके चलते तहत और ये देखते हुए कि रियल एस्टेट में बूम आ रहा था, रियल एस्टेट से बहुत पैसा कमाया जा सकता था, उसके चलते हुए रियल एस्टेट ने ओवर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर दी, जहाँ पे अपनी चादर से ज़्यादा फैल के उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी और उस वजह से जो है उनको मार पड़ रही है, उनकी जो लिक्विडिटी है वो टाइट पोजीशन में है। अदरवाइज जो हिंदुस्तान है, रियल हिंदुस्तान जो है करीबन 70 से 75% गाँव में रहता है हिंदुस्तान। उन गाँव में अभी भी कैश रिच फैमिलीज हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ना बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ना स्टॉक मार्केट में इतनी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, ना रियल एस्टेट में। एक बैलेंस अप्रोच, एक सिंपल अप्रोच जो करते हैं लोग करते हैं, और ज़्यादा एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। तो वहाँ पे अभी भी उनके पास कैश लिक्विडिटी है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जबकि इतने सारे लोग जो बड़े बड़े शहरों से वापस गए हैं छोटे शहरों में या गाँव में, उनको भी लेने के बाद जो उनके खर्चे हैं उनको देखने के बाद भी उनकी लिक्विडिटी पोजीशन अभी के लिए स्थिर है, स्टेबल है। ये कहें कि आगे जाके, और इस कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसी पोजीशन पे चलती रही है क्योंकि वो नेसेसरी गुड्स आइटम्स में होता है। ठीक है सर, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और यहाँ पर रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल जी, अगर हम ये बात करें, स्थितियां तो ठीक है, सबको पता है कोरोना काल चल रहा है, स्थितियां सब जान रहे हैं, लेकिन बार बार इस पर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार फोकस कर रही है और एक वैसे भी नेगेटिविटी है मार्केट में भी, लोगों में भी, कई बार सुसाइड केसेस भी आ रहे हैं, तो ऐसे में इसको इतना ज़्यादा हाइप देकर, ऐसा नहीं है कि इसको ज़बरदस्ती का मुद्दा भी बनाया जा रहा है, ठीक है आप फोकस करिए, लेकिन इतना भी मत नेगेटिविटी फैला दे कि लोग के अंदर पूरी तरीके से सुसाइड करने तक की नौबत पहुँच रही है। देखिए, नेगेटिविटी कोई नहीं फैला रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप इस तरह के गंभीर विषयों को मीडिया में उठा भी रहे हैं। दूसरे चैनल तो किसी अन्य राष्ट्रवादी मुद्दों में ही लगे हुए हैं, तो ये जो जनता के बिल्कुल बेसिक मुद्दे हैं वो वहाँ पे अधिकांश जगह मुद्दे भी नहीं बन पा रहे हैं। लोग महसूस कर रहे हैं ये, क्योंकि देखिए जब आपके पास संकट है, एक तरह से लोगों के जीवन में पहली बार संकट आया है, लोग अब ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है स्टेट नामक वो संस्था जिसको हम लोग चुनते हैं, अपने विधानसभा के लोगों को और संसद के लोगों को चुनते हैं, तो वो इस आपदा काल में कहाँ पे है वो, ये लोगों के मन में इच्छा आ रही है और एक तरह से उससे निगेटिविटी पैदा हो रही है। लोगों के जो बेसिक समस्या, जैसे मान लीजिए अभी अब ग्रामीण भारत में लोग गए उस समय, जिस समय मजदूर यहाँ से गए उस समय वहाँ पे एक टेम्प्रेरी वर्क था कि धान की रोपाई के काम हो रहे थे, अब वो काम पूरा हो रहा है। अब आप हम लोग जो नए आंकड़े देख रहे हैं वो अब ग्रामीण भारत में काफ़ी भीषण आंकड़े हैं। कई जगह पे जो है कि मनरेगा के लिए बिल्कुल जो है कि वो वेटिंग लिस्ट चल रहा है। और इतना ही नहीं है, झारखंड जैसे राज्यों ने तब शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। तो अब अन्य राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी आवश्यक है कि अगर आप मनरेगा जैसे स्कीम को ग्रामीण क्षेत्र के लिए चला रहे हैं तो शहरी क्षेत्रों में भी जो भारी बेरोजगारी है उनके लिए भी कुछ स्कीम्स होना चाहिए। तो सरकार के पास जो डिलीवरी पॉइंट है इनको डिलीवर करना पड़ेगा। देखिए, अर्थव्यवस्था लंबे समय से मांग के कमी की समस्या से जूझ रही है। आप जब तक कुछ डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, आप हमेशा से, पिछले साल से मैं देख रहा हूं सरकार का हमेशा सारा जो सप्लाई साइड पे है। अरे सप्लाई साइड तो पहले से मजबूत है ही, आप डिमांड साइड को तो इंक्रीज कीजिए ना किसी रूप में। यही वो समय जब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप अपना व्यय बढ़ाइए। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे व्यय बढ़ाने की बात होती है, दीपाली जी खाली मैं एक चीज कह रहा हूँ, एक आखिरी चीज मैं कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे व्यय बढ़ाने की जब बात होती है तब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आ जाते हैं। जबकि हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण पहले से घाटे में डूबा हुआ है। जो बेस इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने वाली कंपनियां हैं वो सब घाटे में चल रही हैं, तो वो नहीं करेंगे निवेश। आप भाषण दे सकते हैं, सुनने में वो अच्छा लगेगा चंद मिनट के लिए, लेकिन उससे किसी समस्या का निदान नहीं होगा। आपको रोजगार बढ़ाना है तो अर्थव्यवस्था में गतिविधियों को तेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दुकानदारों से मैं बात कर रहा था, कई सारे लोगों से, लोग कह रहे हैं दुकान पे हम आ रहे हैं लेकिन सुबह से शाम कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। लोग बिल्कुल अपने जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं, खाने पीने की, खाद्य आपूर्ति की वस्तुएं, वही खरीद रहे हैं। बाकी चीज तो कोरोना का टाइम है ना, लोग अपनी जान भी बचा रहे हैं, ये भी तो देखिए। लेकिन राहुल जी एक चीज ये भी बताइए, अगर मनरेगा का नहीं, जब स्कीम लाते तब भी दिक्कत थी, अब जब यहाँ पर ये भी वादा कर रहे हैं, चाहे जिस तरीके से यूपी में हमने देखा इतने सारे लोगों को रोजगार देने का वादा किया, कोशिश कर रही है सरकार, तो फिर और क्या करे? जब ये स्कीम नहीं लाए तब भी दिक्कत, जब ले आते हैं तब भी दिक्कत। स्कीम तो लाना ही चाहिए, इस समय स्कीम तो लाना चाहिए, लेकिन स्कीम लाने के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि आपकी नौकरशाही इसको इंप्लीमेंट कैसे कर रही है। तो नौकरशाही पे अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो भारत हम लोग जानते हैं रेड टेपिज्म के किस रूप में शिकार हम लोग हो जाते हैं। हमारे बड़े बड़े स्कीम्स जो है कि वो केवल इसलिए घोषणाओं में शिकार होकर रह जाते हैं।
तो इसलिए इस सरकार को स्कीम्स में भी लाने हैं और उसका सही ढंग से क्रियान्वयन भी करना है। और मैं अभी भी बार बार कह रहा हूं, आपको अर्थव्यवस्था में गति लाना पड़ेगा, तभी रोजगार का सृजन होगा। तो कैसे लाएंगे? टाइम लगेगा। देखिए, गति लाने के लिए सरकार अभी तक कोई बड़े आर्थिक निर्णय ले ही नहीं रही है जिसका प्रभाव पड़े। डिमांड जनरेट हो अगर, वो कहां से होगा? देखिए, अब इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि पीएफ से पैसे निकाले जा रहे हैं, बहुत अच्छा चीज हो रहा है, मार्केट में डिमांड जनरेट होगा। अब अगर मार्केट में डिमांड जनरेट करने के लिए लोग बिल्कुल सारा गुल्लक तोड़ देंगे, हम लोग बचपन में गुल्लक में पैसे रखते थे, वही गुल्लक है बड़े लोगों का गुल्लक, प्रोविडेंट फंड है। तो क्या प्रोविडेंट फंड को तोड़ तोड़ के मार्केट में मांग जनरेट होगा? ये सरकार कहना चाह रही है। तो देखिए, सोचना पड़ेगा सबों को। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप लोगों को एक झूठे भुलावे में रख रहे हैं, और ये समय बहुत ही गंभीर होने का मामला है। जैसे ठीक है शिवम, अनइंटरप्टेड 3 मिनट आपने लिए। आशा करता हूं कि आप बीच में बार बार नहीं कूदेंगे और ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे जैसे मैंने सुना, अर्थशास्त्री होने के नाते। आपने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई का बराबर एक क्रियान्वयन होना चाहिए। आप डिमांड की तरफ बार बार ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, सिर्फ सप्लाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपने कहा कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो तो होनी ही चाहिए। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में ये मनरेगा को लाने की बात हुई है कि शहरी क्षेत्र में उसको लाया जाए। आपने कहा झारखंड में, आपने कहा कि आप इसको बाकी के भारत में भी क्रियान्वित करने की बात करें या लाने की बात करें। आपको पता है कि झारखंड में वो क्रियान्वित पूरी तरह से हुई है या नहीं? नहीं, आपको नहीं पता, क्योंकि अभी तो सिर्फ अब आप कृपया करके सुन लीजिए ना। जब आपने इतने कटाक्ष किए तो मैं सुन रहा था, आप सुन क्यों नहीं पाते हैं? मेरी सिर्फ कहना इतना सा है कि जब आपने बात कहा कि डिमांड को हमें लगातार बढ़ाना है, आप यहां से सड़क पर बाहर निकलिए। आप देखिए सिचुएशन क्या है। जनता आज भी डरी हुई है, लोग आज भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोगों को बहुत जरूरत का अगर कोई काम है तो वो आ रहा है। नौकरी की भी अगर मैं बात करूं, इसी जहां पर आप बैठे हैं इस समय नोएडा में, अगर हम इसी सिचुएशन की बात करें, यहां से 40% लोग चले गए जो यहां पर रोजगार था जिनका, लेकिन वो छोड़कर अपने गांव वापस चले गए। चीजों को वर्कआउट करने में और वापस आने में समय लगेगा। मैं मानता हूं आपके कंसर्न्स बिल्कुल जरूरी हैं, होना चाहिए, और आपने कहा कि उठाया जाना चाहिए, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल उठाया जाना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान के साथ नहीं हो रहा है। लगातार आप कहते हैं कि कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। आपने कहा कि ठीक है, चलिए आपने रिवर्स रेपो रेट के लिए 8.5 लाख करोड़ एक तरफ रख दिया, लेकिन पैकेज तो 20 लाख करोड़ का था ना, और कांग्रेस तो सिर्फ 5 से 10 लाख करोड़ मांग रही थी। आपको अभी भी दिक्कत है। बहरहाल आप उसको भी नहीं मानते, चलो छोड़ देते हैं एक तरफ, क्योंकि आपको हर चीज में नेगेटिविटी देखनी है। और जब आप कहते हैं कि हम किसी भी चीज को आगे पॉजिटिविटी के साथ नहीं लेकर जा रहे, बीच में अजय वर्मा जी ने कहा कि करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं। सिचुएशन यह है कि एक व्यक्ति अपने घर से कोरोना के डर से बाहर निकल नहीं पा रहा है, अगर सरकार वहां तक अनाज पहुंचा रही है तो आप इसमें भी मजाक दे रहे हैं। वो एक अलग बात है कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो शायद कितने सारे घोटाले यहां पर हो चुके होते, और आपने ऐसी सिचुएशंस का बहुत जगह फायदा उठाया भी है। हमने देखा है किस तरह से आपने कॉमनवेल्थ गेम में 12,500 हजार के टॉयलेट रोल बेचे थे। आप इतना, मुझे यह समझ में नहीं आता, आपको फुटेज खाने की इतनी प्रॉब्लम क्या? 3 मिनट भी आप चुप नहीं बैठ पाते? अरे कमाल की बात है, रुक जाइए भाई। एक राहुल गांधी देश में नजर नहीं आते और दूसरे राहुल लाल बोलते नहीं चुप हो जाते। मुझे लगता है आपको कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए, गलत रोल में है आप। राजनीतिक विश्लेषक मत बनिए, आप राहुल गांधी की जगह लीजिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल डिबेट में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको स्पॉटलाइट चाहिए आप वहां जाइए। नहीं, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि सुनिए, होनी चाहिए, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि जनता को सिर्फ वही साइड दिखाई देनी चाहिए जो आप दिखाना चाहते हैं। स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने खतरे में डाला है। बताइए क्या गलत कर रहा हूं? स्वास्थ्य को भी कैसे डाला? बताएं जरा, कैसे डाला? आपने जुमलेबाजी नहीं, कैसे डाला? कैसे डाला? कैसे डाला? लॉकडाउन से खतरे में डाला, लॉकडाउन से खतरे में डाला, लॉकडाउन से खतरे में डाला। पूरा वो WHO कह रहा है कि भारत सरकार ने बहुत अच्छे कदम लिए, सारी दुनिया कहती है, और प्रकांड पंडित राहुल लाल कह रहे हैं कि खतरे में डाला। कहां से लाते हो ऐसे जुमले? ये लॉजिक कहां से हो? मतलब ये आप अर्थशास्त्री होते होते 564 का आंकड़ा था, लाने से कोई लाभ नहीं है। अपनी थोड़ी सी आवाज, अपनी जो जिसके लिए अपनी थोड़ी सी आवाज, जिसके लिए प्रॉक्सी लड़ते हो, स्टैंप का काम करते हो, उस राहुल गांधी को दीजिए, काम आएगी। देश के लिए, देश के लोगों की आवाज बड़ी बात है ये। किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं हूं, निष्पक्ष आवाज है ये। निष्पक्ष भारतीय जनता पार्टी को, राहुल जनता पार्टी को अगर राहुल लाल और निष्पक्ष, राहुल लाल और निष्पक्ष, आप दोनों अलग अलग बता दीजिए। आप बताइए मुझे बताइए ना, कैसे कैसे लोगों को खतरे में डाला? लॉकडाउन से कैसे इस देश की जान खतरे में आई? बताइए आपने कैसे? 30 मार्च को आपने खुलेआम, कैसे 30 मार्च को आपने खुलेआम कोर्ट में झूठ बोला कि कोई भी हमारा कोई भी सड़क पे नहीं है। एक एक करके बोलिए पहले, क्योंकि दोनों बोलेंगे एक साथ तो फिर नहीं होगा। दीपाली जी, 5 मिनट के बाद उनको एक एंजाइटी अटैक आने लगता है, उनको लगता है कि कैमरा मेरी तरफ नहीं है। आप सुन लीजिए ना, तो जब मैं बोलता हूं
करते नहीं, हैं। नहीं रहता है। अगर मैं गलत बोलता हूं तो आप उसको क्रॉस कीजिए ना, जब आपका चांस आता है। आप क्यों बीच में कूदते रहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया इस समय एक महामारी से लड़ रही है, और महामारी के लिए हिंदुस्तान क्या, दुनिया के जो नंबर 1 देश हैं वो भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि 100 साल में जब एक बार महामारी आती है, पेंडेमिक आता है, उसके लिए कोई प्लान नहीं कर सकता। मैं मानता हूं चीजों में कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन जब आप एक ही साइड को लगातार आगे प्रोजेक्ट किए जाते हैं, करते रहते हैं, ये गलत है। ठीक है शुभ। अमन जी, मुझे एक बात बताइए, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई, इससे लग रहा है कि चले आगे आने वाले दिनों में चीजें सुधरेंगी, इकोनॉमी भी अच्छी होगी, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए आप कि जो अभी स्थितियां लोगों की जा रही हैं, पीएफ तो निकाल रहे हैं वो अपनी जगह, उसका आपने अलग रीजन दिया, लेकिन जिनकी नौकरियां जा रही हैं, जिनके पैसे कट हो रहे हैं, जो 15 में थे वो 10 में आ गए हैं, 10 में जो है 5 में आ गए हैं, किसी की नौकरी सेफ नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट वाले हों चाहे वो प्राइवेट वाले हैं, ऐसे लोगों को आप क्या तसल्ली देंगे? देखिए जी, पहली बात तो हिंदुस्तान का अगर हम हिस्ट्री देखें, पिछले 50-60 हज़ार सालों में, चाहे हम 200 साल देखें, 400 साल देखें, 500 साल देखें, 3000 साल देखें, तो हिंदुस्तान सरकारों के बदौलत नहीं चलता रहा है। हिंदुस्तान आम आदमी की जनता, उसकी मेहनत के बदौलत चला है। चाहे वो कोई भी सरकार देखें, चाहे बाबर का हो, चाहे अशोक का राज्य रहा हो, चाहे चंद्रगुप्त का राज्य रहा हो, चाहे अभी मोदी जी का रहा हो, या उससे पहले मनमोहन सिंह जी का रहा हो, चाहे किसी का भी रहा हो, जो हिंदुस्तान की जनता है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ड्राइव करती आई है। और हिंदुस्तान की जो सेविंग कैपेसिटी रही है पिछले 70 सालों में, करीबन 30 से 40% सेविंग कैपेसिटी रही है। दैट मतलब ये है कि जो आदमी अपना कमाता है 100 रुपया, उसमें 30 से 40 रुपया वो बचा के रखता है आगे के लिए। अमेरिका जैसा देश, यूरोप जैसा देश आगे के 15-20 साल की इनकम को आज कंज्यूम कर लेता है। मतलब अगर वो 100 रुपए कमा रहा है तो 120-130 रुपए खर्च कर देता है। हिंदुस्तान की एब्जॉर्प्शन और कंजम्पशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू हो, चाहे वो और तरीके, उनके बहुत सारे सेविंग्स के मैकेनिज्म बने रहे हैं। और एक जो ये फैमिली सिस्टम हिंदुस्तान में रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो रहा है, एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग बफर जोन है। हिंदुस्तान के अंदर लोग जो हैं पहले से, चाहे वो सिल्क रोड की जो हम बात करते हैं, जो हिंदुस्तान ने स्पाइसेस दिए, टेक्सटाइल्स दिए यूरोप को, उस समय भी ट्रेडर्स जाते थे। एक बहुत रिच कम्युनिटी है जो अपने पैरों पे खड़ा होना जानती है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर वर्ग हो। एंटरप्रेन्योर नया शब्द आया है, पर पहले से बहुत सालों से चलता है, तो मेरे को कोई क्षमता नजर नहीं आती है। जहां तक कंजम्पशन की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंज्यूम नहीं कर रहे थे और अभी भी फियर फैक्टर है कंजम्पशन में, वो एकदम से, जैसे आप मेरा देखें, मेरे बाल नहीं कटे हैं 4 महीनों से, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो एकदम से भागेंगे और करवाने के लिए। और अब जो है वो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ रहे हैं, तो सोच रहे हैं हम जाएं। ये जगह से लोग रेस्टोरेंट आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं गए, राहुल जो मैं आऊंगी क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। कंजम्पशन जो 2-3 महीने में आएगी वो आएगी, वो ठीक है, कंजप्शन वाली बात ठीक है, लेकिन आप फिर भी जो नौकरी कर रहे हैं वो इस कोरोना काल में भी नौकरी कर रहे हैं, और इस डर से भी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त उनकी नौकरी चली जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जो घर बैठे वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, उनकी नौकरी भी चली गई है या फिर उनको सैलरी नहीं आ रही है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, इसलिए राहुल कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। राहुल बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि प्रोविडेंट फंड का से पैसे निकालना, वो भी 80 लाख लोगों का पैसा निकालना, एक बहुत ही खतरनाक संकेतक है। सरकार को संभल जाना चाहिए। अभी जो अर्थशास्त्री महोदय वो कह रहे थे कि एक तरह से भारत में लोगों को सेविंग करने की कैपेसिटी और आदत रही है, बिल्कुल सही कह रहे थे। लेकिन मैं ध्यान दिलाऊं कि 2016 में जब नोटबंदी हुई तो तमाम तरह से उसके ब्लैक मनी लाने के जो भी दावे हुए, लेकिन जो घरों में महिलाएं जो सेविंग की हुई थी वो सारी सेविंग उसमें खत्म हो गए। और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था नोटबंदी जीएसटी के बाद से जो गोते खाए, हम लोगों ने लगातार देखा है वो आंकड़े कि लोगों के सेविंग करने के दर में लगातार कमी आती चली गई है, और वो लोगों के पास वर्तमान में सेविंग भी नहीं रहे हैं। अगर हम लोग पिछले साल के आप देखेंगे कि जो लोगों के शैम्पू, साबुन, इस तरह के जो खरीद थे वो भारत में अप्रत्याशित तौर पे वो घटे हैं। लोगों ने उसके भी उपभोग में पिछले साल, अभी कोरोना का चीज छोड़ दीजिए, पिछले साल कमी कर दी थी। तभी हम लोगों ने देखा है कि पिछले साल से ही काफी ज्यादा समस्या हमारे एक तरह से मांग में कमी रही है और बेरोजगारी की गंभीर समस्या रही है पिछले साल से। ठीक है, अमन जी कुछ कह रहे थे। अमन जी। नहीं जी, देखिए मेरे कॉलीग ने बड़ी अच्छी बात कही है। जो सेविंग की मैं बात कर रहा था,
वो एप्टीट्यूड अभी भी हिंदुस्तान के लोगों में है और चलता रहेगा। ये कहने की बात नहीं है। हिंदुस्तान में जो लोग सेव करते हैं वो सिर्फ, गृहिणी भी जो सेव करती है वो सिर्फ कैश में सेव नहीं करती है, जेवर खरीदे जाते हैं, गोल्ड खरीदा जाता है। आप देख रहे हैं आज रेट गोल्ड का कितना ज़्यादा है, उसके बाद भी मार्केट से गोल्ड खरीदा जा रहा है, चाहे वो निवेश के लिए खरीदा जाए। वर्ल्ड के अंदर बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं गोल्ड खरीदती हैं, सेंट्रल बैंक खरीदते हैं, कंट्रीज खरीदती हैं ट्रेजरी में, जबकि हिंदुस्तान में जो गोल्ड है वो एक आम आदमी खरीदता है। एक छोटे से छोटा व्यक्ति जो इस समय झुग्गी में भी रहता है उसके पास आधा किलो गोल्ड है, इतनी क्षमता है उसके पास। बस खाली मैं एक आप सेविंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेविंग्स अमन जी मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं जल्दी से राहुल जी बोलिए, फिर मैं शिवम। देखिए स्थिति क्या है, सरकार बार-बार जो है कि ब्याज दर को घटा रही है। सरकार का प्रयास ये है कि अगर हम ब्याज दर को कम करते हैं तो लोगों को सस्ते में लोन मिलेगा, लेकिन अभी तक हम लोग देखें कि आरबीआई का वो प्रयास तो दीपाली जी सफल हुआ नहीं। उल्टे जो लोग बैंकों में पैसा जमा करते थे सामान्य ढंग से, उनके इंटरेस्ट रेट घटते जा रहे हैं। तो अब लोगों के पास विकल्प क्या बचता है, कहां सेविंग करें? तो गोल्ड का जो डिमांड बढ़ता जा रहा है उसका कारण ये है कि आप एक तरह से लगातार ब्याज दर कम कर रहे हैं, तो वो तो उधर ट्रांसफर हो नहीं पा रहा है आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, लेकिन जो वर्तमान में जो उपभोक्ता पैसा जमा कर रहे हैं बैंकों में उनको नुकसान हो रहा है। सरकार के चाहे सुकन्या समृद्धि योजना देखिए या फिर सीनियर सिटीजनशिप के कोई योजनाओं को देखिए, वहां पे भी केचियां चली है। स्थिति काफी खतरनाक है। सरकार को बिल्कुल इसके ऊपर त्वरित तौर पर आर्थिक निर्णय लेना चाहिए। आर्थिक निर्णय कब लेगी सरकार? देखिए राहुल लाल जी को मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में जब हम इस देश में आए थे तो टैक्स पेयर्स की संख्या सिर्फ 2 से 2.5% थी, जो कि आज बढ़कर करीब 13% हो गई है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी हमेशा से जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हालात सुधरे हैं। दूसरी चीज, जहां बात आर्थिक पैकेज की है और आर्थिक चीजों में एक बड़े बड़े डिसीजंस की है, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट को लेकर रहा हो, चाहे वो रेपो रेट को लेकर रहा हो, सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं। अगर पैकेज की मांग हुई तो उसको भी सरकार ने लगातार दिया है और उसके इन्फ्यूजन की भी बात हुई है। हाँ, जहां तक बात उसके इंप्लीमेंटेशन की है, पैकेज अनाउंस होने के बाद कुछ समय जरूर उस चीज को इन्फ्यूज करने में और आगे बढ़ाने में लगेगा, लेकिन बहरहाल जो ये मांग करते थे उससे 2 से 3 गुना पैकेज इस देश की सरकार ने दिया, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गरीबों की, मिडिल क्लास की, अपर क्लास की, हाँ मैं मानता हूं कि जैसा कि राहुल लाल जी ने कहा कि जिस तरह से आपने नोटबंदी की उसके बाद जो तमाम महिलाएं जो पैसा सेव करके रखती थी वो कहीं ना कहीं बाहर गया, लेकिन वो बैंकिंग सिस्टम में गया साहब। और जो बात कर रहे थे जो अर्थशास्त्री के, एक आदत है, हिंदुस्तानी जो आवाम है उसमें एक आदत है सेव करने की। एक मिनट मैं आपको रोकूंगी, क्या आप मार्केट गए हैं यहाँ पर कहीं पर भी? अगर जाएंगे तो आप, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन अभी भी चाहे वो गोल्ड वाले हों, चाहे वो नॉर्मल व्यापारी हों, वो नोटबंदी से नहीं उबर पाए हैं। आप क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, आप जानते होंगे, गांधी मार्केट जाइए, वहां पर 100 रुपए की आपको चप्पल मिलेगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद गई हूँ, वहां पर उनकी सेल नहीं है। जो वो मकान, जिस मकान में वो रह रहे थे, उस मकान को वो बेचकर किराए पे रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो उबर ही नहीं पाए उससे। दीपाली जी, इस देश नहीं दुनिया में मैं आपको बताता हूं कि जिस भी दुनिया में 95% से ज्यादा कैश इकोनॉमी हो जाती है, वो इकोनॉमी अपने आप में क्रैश कर जाती है। हिंदुस्तान की कैश इकोनॉमी 92% थी, यानी कि अनअकाउंटेड कैश जो इस देश में चलता था वो 92% था। इस किसी भी दुनिया में, कहीं पर भी, किसी भी देश में आप इतनी बड़ी कैश इकोनॉमी नहीं चला सकते। कहीं ना कहीं आपको पैसे को सिस्टम के अंदर लाना ही था। और आप क्या चाहते हैं, या ये देश क्या चाहता है कि कालाबाजारी लगातार बढ़ती रहे? मैं मानता हूं सिस्टम में एक चीजें आई, प्रॉपर तरीके से चीजें आई, लगातार जिस तरह से चीजें बेहतर, तो पूर्णतः विफल रहा। आप ब्लैक मनी से 3 मिनट बोला था राहुल जी, कैमरा आपकी तरफ, इनको दे दीजिए फुल फ्रेम, इनको दे दीजिए, इनको बोलना। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, ये इकोनॉमी की डिबेट है, आप इतना पैनिक क्यों करने लग जाते? देखिए सुन लीजिए, अब सुन लीजिए राहुल लाल जी, अगले एपिसोड में लड़ लेना, लेकिन वहां पर जनता को सुनने दीजिए ना। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको दूसरे को सुनना नहीं है, जब आप बोलते हैं तो आपको लगातार बोलना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुनिए, टैक्स क्या हो रहे हैं? देखिए टैक्स कलेक्शन किस वजह से गिरे आप देख रहे हैं पिछले 5 महीने से क्या हुआ है। पूरी दुनिया में नहीं गिरे हैं। 5 महीने में बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके टैक्स कलेक्शन बढ़े? किसी के नहीं बढ़े, किसी के नहीं बढ़े। वही प्रॉब्लम है आपकी, वही प्रॉब्लम है। आपको लगातार सिर्फ चिल्लाना है, जो कि लाभ नहीं, चिल्लाना नहीं है। मैं बिल्कुल वही है। जब आपको बोलने के लिए बोला जाता है, आपके पास तथ्य नहीं होते, जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एक मिनट आप शांत रहिए, क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते ये हैं कि अब आगे चलकर क्या स्थितियां होती हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार बहुत जल्दी और आर्थिक जो कदम है उसे मजबूत करने के लिए बहुत जल्दी कोशिश करेगी, जिससे लोग जूझ रहे हैं उससे उनको निजात मिलेगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।